साथियों नमस्कार। मेरे चैनल रुद्र न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज के टॉपिक के साथ मैं हाजिर हूँ। आज हम चर्चा करेंगे कि राहुल गांधी को सुपर ह्यूमन बनाने की जो कोशिश चल रही है, क्या वो कामयाब होगी? आपने देखा होगा कि जब से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है, तो उनको एक सुपर ह्यूमन के रूप में पेश करने की कोशिश की जा रही है। पॉलिटिकल लैंग्वेज में इसे कहते हैं कि उनको रीलॉन्च किया जा रहा है। पहले भी कई बार लॉन्च किया गया है, लॉन्च के बाद फिर रीलॉन्च किया गया, फिर रीलॉन्च किया जा रहा है। लेकिन इस बार उनको सुपर ह्यूमन और तमाम खूबियों से भरा हुआ इंसान के रूप में पेश किया जा रहा है। तो ये क्या खूबियाँ बताई जा रही हैं उनकी, और क्या उनको इस बार लॉन्च करने में कांग्रेस पार्टी जो है वो कामयाब होगी, इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो आप देखिए कि ऑफ लेट जो है, सर्दी में जैसे राहुल गांधी एक टी शर्ट में चल रहे हैं, तो वो टी शर्ट एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। और ठंड सहने की प्रवृत्ति, इसको जो है राहुल गांधी की एक खास चीज़ बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि वो सुपर ह्यूमन है, जो 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री की ठंड में भी एक टी शर्ट में चल रहे हैं। तो ये बात, ये अपने अपने शरीर की बनावट है, ये बात सच हो सकती है, और वो चल भी रहे हैं ऐसा दिख रहा है। इसके कई कारण हो सकते हैं। उनके शरीर की बनावट ऐसी हो सकती है कि वो ठंड को सह सकें और उनके शरीर को कोई प्रॉब्लम ना होती हो। सिंपल सा कारण है, बायोलॉजिकल रीज़न हो सकते हैं, नॉन बायोलॉजिकल रीज़न भी हो सकते हैं। मैं उनकी पर्सनैलिटी पर कोई आक्षेप नहीं लगाना चाहूँगा, लेकिन आदमी जब हम लोग किसी गर्म चीज़ का सेवन करते हैं तो भी ठंड नहीं लगती है। तो वो गर्म चीज़ क्या हो सकती है? वो जायज़ भी हो सकती है, वो नाजायज़ भी हो सकती है, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक उनको इस तरह से पेश किया जा रहा है, और ये उनकी एक बहुत बड़ी क्वालिटी बताई जा रही है, नंबर एक। दूसरी जो उनमें खासियत बताई जा रही है कि उनको तपस्वी बताया जा रहा है। और ये तपस्वी बताने की जो उनको तपस्वी बताने की जो मंशा है, ये पहले दिन से कांग्रेस में थी। मुझे कांग्रेस की शुरुआत की पहले 1-2 दिनों की जयराम रमेश, जो उनकी यात्रा को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, कांग्रेस में जनरल सेक्रेटरी हैं मीडिया विभाग के, उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस याद है जिसमें उन्होंने कहा था कि ये एक तपस्वी की यात्रा है, या आदि शंकराचार्य ने की थी और अब राहुल गांधी कर रहे हैं, ऐसा उनका भाव था। तो उनको एक तपस्वी बताने की कोशिश की जा रही है, और राहुल गांधी स्वयं भी ये कोशिश कर रहे हैं कि ये एक तपस्वी की यात्रा है, खाली मैं ही तपस्वी नहीं हूँ, किसान खेत मजदूर भी तपस्वी हैं। तो तपस्वियों से अपने आप को कंपेयर करना, जैसे जब वो महाकाल गए तो महाकाल को तपस्वी बताया, फिर अपने को तपस्वी बताया, फिर खेत मजदूर को तपस्वी बताया, तो क्या वो कंपैरिजन ड्रॉ कर रहे थे, वो क्लियर है कि वो तपस्वी हैं। फिर उनको महात्मा गांधी के समतुल्य बताया गया कि महात्मा गांधी ने जैसे यात्राएं की थी, वैसी यात्रा राहुल गांधी कर रहे हैं, तो ये एक तपस्वी की निशानी है। तो उनको ये भी बताने की कोशिश की गई कि वो तपस्वी हैं, राहुल गांधी महात्मा गांधी के समान हैं। फिर राहुल गांधी जो एजेंडा लेकर चल रहे हैं कि सब बराबर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सब बराबर हैं। जो हिंदूवादी हैं वो भी ये नहीं कहते कि सब बराबर नहीं है, लेकिन सवाल सबकी बराबरी का नहीं है। सवाल ये है कि हिंदू धर्म के ऊपर जो हमले हो रहे हैं वो किसने किए? आप ही की पार्टी ने किए। और किसने किए? मुस्लिम समुदाय की तरफ से आए। क्या क्या हमले हैं? हमले ये हैं कि अपनी पॉपुलेशन को तेज़ी से बढ़ाना, जो आज़ादी के समय 8% थी, आज 15% और उससे ऊपर है। हिंदुओं को सर तन से जुदा करने के नारे देना और सर तन से जुदा करना, ये किसने किया? बांग्लादेश से घुसपैठ किसने की? उस घुसपैठ को जस्टिफाई किसने किया? इन सबका असर तो हिंदुओं के ऊपर हो रहा है ना। तो हिंदू अपनी मांग कर रहा है कि हम पर जो हमले हो रहे हैं उसको जो है उनको ठीक किया जाए, देश को दुरुस्त किया जाए। तो नफरत को हिंदुओं की तरफ से तो नहीं फैलाई जा रही है, लेकिन आपके जो लेक्चर हैं वो हिंदुओं को ही हैं। हिंदुत्व, आरएसएस, बीजेपी, ये सब लेक्चर आपके हिंदुओं को है, इशारा हिंदुओं की तरफ है। और प्रताड़ित कौन दिख रहा है? वो भी हिंदू है। अब इसको आप बड़े बड़े शब्द देके कि हिंदू मेजोरिटी में है, फिर कैसे वो खतरे में? अरे मेजोरिटी से कम हो रहा है, ये खतरा है। लेकिन आप नहीं मानेंगे, आप फिर भी अपना लेक्चर हिंदुओं को देंगे। तो ये जो प्यार की परिभाषा है, आप एक बार कह दें क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड ज़रूरी है इस देश में? आपकी क्या राय है इसके ऊपर?
तो पता चलेगा कि आप प्यार की भाषा कर रहे हैं। आप बोल दें कि बांग्लादेशी जो घुसपैठी आ रहे हैं, जिससे जो भारत का, बंगाल का, असम का हिस्सा, वहाँ पर हिंदुओं की जनसंख्या घटती चली जा रही है, मुसलमानों की बढ़ती चली जा रही है, तो ये गलत है, आप ये बोल कर दिखा दें। आप जो हल्द्वानी में कब्जा हुआ, अभी अभी की घटना है, उसके ऊपर आपके जितने सारे प्रेमी और आपके भक्त हैं जो पार्टी में, वो सुप्रीम कोर्ट गए और उनको रियायत दिलाई, जबकि वो कब्जा कर रहे हैं रेलवे की ज़मीन पर। ऐसा हाईकोर्ट ने उनका अतिक्रमण हटाने को कहा, तब भी आप उसे मानने को तैयार नहीं हैं। तो आपका जो ये प्रेम की भाषा है वो एक तरफा है। और जिस दिन आपके सामने ये सवाल खड़ा कर दिया जाएगा कि साहब यूनिफॉर्म सिविल कोड पर आपकी क्या राय है, जो मुस्लिम हिंदुओं पर आक्रमण कर रहे हैं उस पर क्या राय है, बांग्लादेशी घुसपैठियों पर आपकी क्या राय है, मुसलमानों की बढ़ती जनसंख्या पर आपकी क्या राय है, तो आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकलेगा। उसी दिन आपकी ये सारी बातें जो हैं वो ढकोसला साबित हो जाएंगी। लेकिन आप ऐसी बातें करके अपनी एक सुपर इमेज बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये भी एक प्रयास है कि वो इमेज बड़ी है। तो लेकिन सवाल तो उठेंगे, समय आने पर उठेंगे। उसी दिन आपकी यात्रा के जो भी आपको सुपर ह्यूमन बनाने की कोशिश है वो ध्वस्त हो जाएगी, क्योंकि आपके पास उनके जवाब नहीं है जो हिंदुओं के कंसर्न्स हैं उसके। तो प्यार की बात करना एक बात है, और प्यार एक तरफा नहीं हो सकता है, प्यार दो तरफा ही हो सकता है। अगर हिंदू जैसे मुसलमानों को प्यार करता है या उनके प्रति कोई भेदभाव नहीं रखता है या नहीं रखना चाहता है और उनको सम्मान से देने का अधिकार रखता है, क्या मुसलमान भी उसके लिए तैयार है? क्या वो अपनी बातें, जो बातें वो उसके धर्म में निहित हैं दूसरे धर्मों के प्रति, उनको छोड़ने के लिए तैयार है? क्या वो ये कहने के लिए तैयार है कि जितने भी ईश्वर के स्वरूप हैं वो सब एक समान हैं? क्या वो ये कहने को तैयार हैं कि राम, कृष्ण, अल्लाह, खुदा, क्राइस्ट, गॉड, वो सब एक हैं? हिंदू तो कहने को तैयार है, वो ये कहता है सब बराबर हैं, आप अपने धर्म को मानो, मैं अपने धर्म को मानता हूँ। लेकिन क्या मुस्लिम इसके लिए तैयार है? क्या आपने किसी मुस्लिम से पूछा है? तो ये जो आप नैरेटिव दे रहे हैं कि प्यार चले, प्यार होना चाहिए, नफरत नहीं होनी चाहिए, तो इसका मायने क्या है? क्योंकि आप इसको एक तरफा एजेंडा बना रहे हैं, और ये नैरेटिव बहुत दिनों तक काम नहीं आएगा, क्योंकि ये सत्य पर आधारित नहीं है, ये झूठ पर आधारित है। आपका फलसफा जो है वो झूठ पर आधारित है, इसलिए बहुत दिनों तक चलेगा नहीं। तो राहुल जी ने यात्रा के दौरान एक सुपर ह्यूमन बनने की ये कोशिश कर रहे हैं। अगली कोशिश ये है, उनको जो कांग्रेस पार्टी करना चाहती है, राहुल जी करना चाहते हैं कि राहुल जी, जैसे प्रियंका गांधी ने पिछले दिनों कहा कि अब अंबानी अडानी ने पूरा देश खरीद लिया, बड़े बड़े नेता खरीद लिए, मीडिया खरीद लिया, पीएसयू खरीद लिए, लेकिन मेरे भाई को नहीं खरीद सके, और नहीं, मेरा भाई नहीं खरीदा जाएगा, यानी वो इनकरप्टिबल है। अब ये क्या बात, ये वाली जो बात है वो सत्य पर आधारित है? राहुल गांधी जी पर मुकदमे चल रहे हैं करप्शन के, आपके और आपके परिवार पर। अगली बात जो पेश करने की कोशिश की जा रही है कि राहुल गांधी एक योद्धा हैं। आप योद्धा इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि आपको अरेस्ट करने के पॉलिटिकल मीनिंग है, नहीं तो जो आरोप है उनमें आप जैसे आदमियों को गिरफ्तार किया गया है। एक चीज़ जो राहुल जी और पेश कर रहे हैं कि वो बीजेपी से नहीं डरते हैं। ठीक है, बीजेपी से नहीं डरते हैं, एक पॉलिटिकल लीडर हैं, पॉलिटिकल लीडर को पॉलिटिकल फाइट करनी ही चाहिए, ये ठीक है। कुल जमा एक कोशिश ये की जा रही है कि राहुल जी पप्पू नहीं हैं, उनको पप्पू की छवि से ऊपर उठाया जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि राहुल को पप्पू घोषित करने के लिए बीजेपी ने हजारों करोड़ रुपए खर्च किए कि इनकी पर्सनैलिटी को ध्वस्त कर दिया जाए। तो इस यात्रा के दौरान क्या राहुल जी इस छवि से ऊपर उभर पाएंगे कि वो पप्पू नहीं है? इस यात्रा के दौरान ही पप्पू, कोई उनको नहीं कहता है, कोई नीतीश कुमार को पप्पू कह सकता है? किसी ने सोनिया गांधी को तो पप्पू नहीं कहा, किसी ने और किसी नेता को तो पप्पू नहीं कहा। जब तक आप स्वयं ऐसी हरकतें नहीं करेंगे कि जिससे सिद्ध हो कि आप जो हैं वो पॉलिटिकली मैच्योर नहीं हैं, तब तक कोई आपको पप्पू नहीं ठहरा सकता है। पप्पू आप अपनी हरकतों से सिद्ध हुए हैं, और अभी भी आप वैसी बातें कर रहे हैं जैसे आपने पिछले दिनों प्रियंका के साथ भाई बहन का प्यार दिखाया,
लेकिन वो बहुत अप्रोप्रिएट नहीं था। आप किसी दूसरे तरीके से भी दिखा सकते थे। उसमें आपका व्यवहार जो है वो सामान्य नहीं था, गलत था, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, भाई बहन का प्यार था, लेकिन वो सामान्य नहीं था। और ख़ास तौर से आप सार्वजनिक रूप से ऐसी असामान्य बातें नहीं कर सकते। फिर आपने दिल्ली में अपनी, जब आपकी यात्रा आई और आपने भाषण दिया लाल किले पर, आपने कहा मेरी यात्रा में कुत्ते भी आए, बिल्लियाँ भी आई, भैंसें भी आई, गायें भी आईं, किसी ने किसी को नहीं मारा। ये कोई बयान समझदारी भरा बयान नहीं था। उससे जो आपके विरोधी हैं उनके मन में आपकी छवि और सुदृढ़ होती है। आप कोई भी पॉलिटिकल बयान देते हैं वो कंट्रोवर्सी में तब्दील हो जाता है। आपको नहीं मालूम आपकी सीमा क्या है। हर व्यक्ति की सीमा होती है, चाहे वो नरेंद्र मोदी क्यों ना हो। आपने कहा कि अरुणाचल में हमारे सिपाहियों की पिटाई की गई, हमारे सैनिकों की पिटाई की गई। ये पॉलिटिकली मैच्योर बयान नहीं है। इसका नरेंद्र मोदी को कोई नुकसान नहीं हुआ। जो नुकसान हुआ आपको हुआ, आपकी पार्टी को हुआ और होता रहेगा। ये जो बयान है इसको बार बार कोट किया जाएगा। अपनी यात्रा के दौरान आपने कहा कि एक 16 साल का मुझे लड़का मिला, बोला इंजीनियरिंग करने के बाद भी मुझे ये नहीं है, वो नहीं है। 16 साल में इंजीनियरिंग नहीं होती है। आपको सोचते हुए, आपको बोलते समय सोचना होगा जो मैं बोल रहा हूं उसका मीनिंग क्या है, और आपकी एक एक बात का अर्थ लगाया जाएगा। क्यों? क्योंकि आप प्राइम मिनिस्टर के दावेदार हैं। आप प्राइम मिनिस्टर के दावेदार हैं तो क्या आप प्राइम मिनिस्टर के पद के लायक हैं? जनता आपको इसी दृष्टि से तोलेगी, और अगर आपकी बातों से ही तोलेगी, आपके घर आकर तो आपको कोई देखेगा नहीं। आपकी छोटी छोटी बातों से ही तोला जाएगा कि ये व्यक्ति कितनी मैच्योरली बिहेव करता है, कितनी मैच्योरली बिहेव नहीं करता है। योगी आदित्यनाथ आपसे उम्र में छोटे हैं, लेकिन कभी कोई ऐसा बयान छोटा, कोई आपने ऐसा बयान सुना उनके मुंह से जिससे उनको कहा जाए कि ये तो इमेच्योर है? मैं उदाहरण देकर बता रहा हूं। ऐसे मैंने नीतीश का भी उदाहरण दिया, केजरीवाल का भी। हालांकि केजरीवाल भी बीच बीच में गलती कर जाते हैं, लेकिन उसको जल्द से जल्द सुधार लेते हैं। तो आपको अपने व्यवहार से, अपनी बातों से, अपने वचनों से, अपने बोलों से, अपने भाषणों से ये सिद्ध करना होगा कि आप प्राइम मिनिस्टर के लायक हैं। ये जितनी भी कोशिशें चल रही हैं आपको सुपर ह्यूमन डिक्लेयर करने की, ये किसी काम की नहीं है। जैसे ही आपकी यात्रा समाप्त होगी, फिर आपको आपके भाषणों से देखा जाएगा, फिर आपको आपके भाषणों से तोला जाएगा, और जिस पद की आप एस्पायर कर रहे हैं उसमें आपका व्यवहार देखा जाएगा कि आप पॉलिटिकली उतने मैच्योर हैं कि नहीं हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप एक टी शर्ट पहन के चलें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जब आपको ज़रूरत होती है, आपकी भी ऐसी तस्वीरें हैं जब आपने जैकेट पहन रखी है, जब आपने पैंट सूट पहन रखा है, जब आपको ठंड लगी तब आपको ठंड लगी होगी, आपकी बहन को भी ठंड लगी होगी, प्रियंका जी को, आपकी माता पिता को भी ठंड लगी होगी। और ये कोई क्राइटेरिया नहीं है। भारत में बहुत सारे साधु हिमालय पर जाकर रहते हैं जहाँ टेम्परेचर माइनस में होता है, और सिर्फ एक लंगोटी में है। तो इससे वो इस काबिल नहीं हो जाता कि उनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए। तो राहुल जी को जो आर्टिफिशियल तरीके से उठाने की और सुपर ह्यूमन बनाने की कोशिश की जा रही है, मेरा मानना है ये किसी काम की नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि क्या राहुल जी को कांग्रेस पार्टी उठा पाएगी, एक सुपर ह्यूमन के रूप में पेश कर पाएगी? सुपर ह्यूमन होने से कुछ नहीं होगा। मेरा मानना है आपको एक पॉलिटिकली मैच्योर, एक ऐसा नेता जिसके पास एक अल्टरनेटिव विजन है। आपने विजन की तो बात ही नहीं की अपनी यात्रा में। कोई बात आपने नहीं की है विजन की कि मैं ऐसे कर दूंगा। आपने जो आरोप लगाए हैं, आपने ये वादा किया था, नहीं किया। लेकिन नरेंद्र मोदी का खाता जो है वो खाली नहीं है। उसके खाते में बहुत सारे ब्लैंक हैं, या बहुत सारी कम अचीवमेंट्स हैं। अचीवमेंट बिल्कुल नहीं है, ऐसा नहीं है। इसलिए नरेंद्र मोदी की जो विकेट है वो आज की तारीख में आपसे स्ट्रांग है। तो आपको उससे बड़ी लकीर खींचने के लिए आपको एक अल्टरनेटिव विजन देना होगा। और अभी तक आपका अल्टरनेटिव विजन यही है कि भारत को जोड़ो, नफरत छोड़ो, भारत को जोड़ो, और हिंदू मुसलमान में जो नफरत पैदा की जा रही है उसको छोड़ो। लेकिन इसका जो बेसिस है वो बड़ा सॉफ्ट है। जैसा मैंने बीच में भी कहा कि जिस दिन आपसे सवाल पूछे जाएंगे बांग्लादेशी घुसपैठ के बारे में, तब आप ये नहीं कह सकते कि ये नफ़रत है, ये सच्चाई है। मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ रही है, ये सच्चाई है, नफ़रत नहीं है। 4 शादी होती हैं, ये सच्चाई है, नफ़रत नहीं है। बच्चे अधिक हो रहे हैं, ये सच्चाई है, नफ़रत नहीं है। सर तन से जुदा, ये सच्चाई है, नफ़रत नहीं है। उनकी कोशिश है
कि हम गज़वाए हिंद करें, भारत को एक मुस्लिम राष्ट्र बना दें, ये सच्चाई है, नफ़रत नहीं है। उनकी कोशिश है कि हम मेजॉरिटी में हो जाएं, ये सच्चाई है। पब्लिक लैंड पर कब्ज़ा करना ये सच्चाई है, नफ़रत नहीं है। लेकिन अगर आप उसको सपोर्ट करते रहेंगे तो आपका एजेंडा आप देखिएगा 1 महीने, मैंने पहले भी कहा था राहुल जी, आप मेरी वीडियो उठाकर देख सकते हैं कि आप अगर गुजरात में नहीं गए तो आप पछताएँगे, और वही हुआ। आपकी कितनी बुरी हालत हुई गुजरात में। अब भी आपको क्वेश्चन कर रहा हूँ, ये जो आपका एजेंडा है, ये जिस दिन यात्रा समाप्त होगी उसके 15 दिन बाद समाप्त हो जाएगा, और इसका कोई पॉलिटिकल लाभ आपको नहीं मिलने वाला है। तो आपको एक पॉलिटिकली मैच्योर, ए पॉलिटिशियन विद एन अल्टरनेटिव विजन और सच्चाइयों पर खड़ा हुआ, खाली बातों से हिंदू की बात करने वाला नहीं, हिंदुओं की जो हित हैं एक बैलेंस्ड वे में उसको सॉल्व करने वाला, ऐसा व्यक्तित्व बनकर उभरना होगा अगर आप सच में चाहते हैं कि आप प्रधानमंत्री बने। साथियों, यही था मेरा आज का विश्लेषण। इसमें यही सवाल है कि क्या इन आर्टिफिशियल चीज़ों से, आर्टिफिशियल टी शर्ट से, तपस्वी के वादों से, भाई बहन का प्यार दिखाने से, माँ के जूते बांधने से, बारिश में खड़े होने से, अपने आप को तपस्वी की संज्ञा देने से क्या राहुल गांधी एक अल्टरनेटिव बन जाएंगे? मेरा मानना है ऐसा नहीं होगा। आप इस पर अपनी राय दे सकते हैं। आप अपनी राय दीजिए कमेंट्स के अंदर। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये विश्लेषण पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें इस वीडियो को, और मेरे चैनल की नोटिफिकेशन की बेल दबाएं ताकि मेरे आगे की जो वीडियो हैं वो आपको सूचना समय पर मिल जाए कि मैंने क्या पोस्ट किया है। नमस्कार। अगले वीडियो के साथ मैं फिर हाजिर होता हूँ। नमस्कार।